Assalamu alaikum. I am Amar Mujahid and you're watching the sixth lecture of the linear algebra course. तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि बेसिस फॉर वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती हैं, इनके लिए क्या कंडीशंस होती है। हमारे फर्ज करें हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, तो हम कब कहेंगे कि ये वेक्टर्स किसी भी स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस की बेसिस बना रहे हैं, राइट। तो इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी बेसिक्स की कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वेक्टर्स गिवन द वेक्टर्स v1 v2 up till vn। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, n कोई भी नंबर हो सकता है। तो form basis of v if they span v and are linearly independent। तो दो कंडीशंस हैं किसी भी सेट ऑफ वेक्टर के लिए, कंप्लीट वेक्टर स्पेस की बेसिस के लिए, कि वो स्पैन करना चाहिए वेक्टर स्पेस को, यानी कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, ठीक है। और सेकंड वाला क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए इन वेक्टर्स को, यानी कि हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का बनाए और हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 जितनी भी लैम्डा n तक जितनी वैल्यूज हैं वो तमाम जीरो होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट को शो करता है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं ये सेट ऑफ वेक्टर्स और ये v को स्पैन भी कर रहे हैं, देन हम कहेंगे कि वेक्टर्स हैं बेसिस v की, ठीक है। तो ये एक रिमार्क लिखा हुआ है इधर, v1 टू vn हमारे पास फर्ज करें कोई भी वेक्टर है, ये बेसिस बनाते हैं वेक्टर स्पेस v की, देन दे मस्ट बी नॉन जीरो। फर्स्ट थिंग है ये मस्ट बी नॉन जीरो होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, एंड सो वी राइट देम एज अ सेट। अगर ये नॉन जीरो भी है और डिस्टिंक्ट भी है, सो इसको हम लिख सकते हैं एज अ सेट के तौर पर लिख सकते हैं तमाम को, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, बेसिक सी एग्जांपल है, एक्चुअली एग्जांपल तो नहीं है, इसको मैं रिमार्क से समझने आप फर्स्ट करें। हमारे पास द वेक्टर्स गिवन, दो वेक्टर्स, फर्स्ट वन इज 1 0 और ये 0 1। इसको मैंने आई मीन रो वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बोथ हैव सेम मीनिंग, ओके। तो ये बेसिस बनाते हैं R2 की। R2 की कई कई बेसिस हो सकती हैं, जो भी दो सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास होंगे, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट भी और v को स्पैन भी करते हैं तो वो बेसिस है। लेकिन ये जो बेसिस है गिवन आपके सामने 1 0 और 0 1, ये R2 की ऐसी बेसिस है जिसको हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं, ठीक है। ये नेचुरल बेसिस भी इसको कह लेते हैं। तो ये R2 के लिए। सिमिलरली हर वेक्टर स्पेस के लिए एक खास एक बेसिस होती है जिसको हम स्टैंडर्ड या नेचुरल बेसिस कहते हैं। इस तरह R3 की स्टडी करते हैं, यानी कि इससे हम वेक्टर के तमाम एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये। तो ये वेक्टर इसके R3 के लिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, 3 वेक्टर्स में सेट ऑफ 4, हर एक में 3 आप यानी कि एंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये बेसिस है R3 की, इसको भी हम ऑब्वियसली कहेंगे कि स्टैंडर्ड बेसिस है ये या नेचुरल बेसिस है R3 की। और इसी तरह जनरली अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास फर्ज करें Rn है, n डायमेंशनल, डायमेंशन की भी सिलेक्शन क्लास में बात करेंगे कि Rn है जिसमें उसमें v1 इसमें n एंट्रीज हैं, n नंबर हैं, यानी कि फर्स्ट वाला 1 है बाकी तमाम 0। v2 उसमें भी n है और फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड 1 है और बाकी तमाम 0 है। इसी तरह अप टिल vn तक जाएगा। vn कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 अप टिल जितना भी आप चाहें, तो फाइनाइट नंबर है ये। और vn में nth नंबर 1 है, बाकी इससे प्रीवियस जितने भी हैं वो सब 0। तो ये जी हमारे पास Rn की बेसिस बनाता है। ये वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स, दिस सेट ऑफ वेक्टर जो है ये Rn की बेसिस है, ठीक है। तमाम ये मैंने लिखा हुआ कि each of these set of vectors is called the natural basis of R2 R3 and this is Rn respectively, ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जांपल स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन एक हमें सेट गिवन है, शो दैट लिखा हुआ है द सेट S is equal to v1 v2 v3 v4। इसमें 4 वेक्टर्स है हमारे पास। वो कहता है शो करें ये बेसिस है R4 की, ठीक है। और इसमें v1 इसके इक्वल है 1 0 1 0, v2 इसके इक्वल है 0 1 -1 2, v3 0 2 2 1 और v4 1 0 0 1, ठीक है। ये 4 वेक्टर्स हैं। हमने शो ये करना है कि R4 की बेसिस है। जैसे हमने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी थी, हमें दो चीजें शो करनी पड़ेंगी। पहला तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये v को या R4 जो हमारे पास वेक्टर स्पेस गिवन है उसको स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि S स्पैन्स R4, पहली चीज ये शो करनी है हमने। सेकंड क्या शो करना है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनकी जो सीक्वेंस है आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं। अगर आप पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पहले आप स्पैन शो करना चाहें यस वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जी पहले शो किया हुआ है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रीवियस हम लेक्चर्स में कर चुके हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट की एग्जांपल्स भी कर चुके हैं।
इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लीनियर कम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। उसमें तमाम वेक्टर्स जो हमें गिवन है उनके साथ एक स्केलर, आर्बिट्ररी स्केलर किसी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे इधर मैंने किया हुआ लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 लैम्डा 3 v3 प्लस लैम्डा 4 v4 इक्वल टू 0। लैम्डा 1 से लैम्डा 4 तक ये 4 स्केलर्स हैं, इनकी हमने एक्चुअली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास v1 भी गिवन है, v2 v3 v4, ये 4 वेक्टर्स हैं, ये गिवन है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर। और आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग मैंने डायरेक्टली इधर जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा, ये वाला 4 इक्वेशंस बनेंगी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, क्योंकि R4 में बात कर रहे हैं तो ये आप थोड़ा सा कर सकते हैं, मैंने थोड़ा डायरेक्ट स्टेप किए हैं। तो ये 4 इक्वेशन बनेंगी। अब इन 4 इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 ये हमारे पास 4 कांस्टेंट थे, फिक्स नंबर थे, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। इट्स ओनली सोल्यूशन इज लैम्डा 1 भी 0 है, 2 भी 0, लैम्डा 3 भी और लैम्डा 4, इनके ऑल ऑफ देम आर 0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 0 रखेंगे तो ये इक्वालिटीज होल्ड करेंगे, और कोई वैल्यूज इनकी कोई ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती कि जो हम इधर यूज करें और हमारे पास 0 आंसर है, ओके। तो यस, ये हमने शो कर दिया कि जी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। अब अगला काम ये है कि हमने शो करना है सेट एस स्पैन्स R4। ये जो सेट एस है हमारे पास गिवन 4 वेक्टर्स है, इसमें ये R4 को स्पैन कर रहे हैं, मतलब बता चुका हूँ आपको पहले कि R4 का हर वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये शो करना है हमने। लेट करते हैं एक आर्बिट्ररी वेक्टर है b इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। b एनी वेक्टर इन R4, कोई भी वेक्टर है। अब हमने फिर अगेन स्पैन की भी मैंने एग्जांपल्स की थी, किस तरीके से शो करते हैं, कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन हो तो अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। इस टाइम मैंने C1 को एज अ कांस्टेंट यूज कर लिया, C2 C3 और C4, इसको इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, V1 V2 V3 V4 से ऐड करेंगे, और इस दफा राइट साइड पे 0 नहीं रखेंगे, जो हमने वेक्टर लेट किया है वो यूज करेंगे इधर, ओके। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू v1 v2 v3 v4 और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर c1 c2 c3 एंड c4 टू द रिजल्टिंग लीनियर सिस्टम फॉर एनी a b c एंड d। मतलब क्या है इसका, तमाम वैल्यू यूज करने के बाद हमें कोई ना कोई इसका जो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हमने यही पहले पढ़ा था कि अगर लेफ्ट साइड पे हम कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर लेते हैं, मैंने ए बी सी डी लिया, आप कोई भी इधर आर्बिट्ररी वेक्टर ले रहे हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने ए बी सी डी ले लिया, आप सिंपल इसको 1 1 1 1 ले रहे हैं, जो आपको दिल करते रहेंगे, अगर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। C1 C2 C3 C4 का सोल्यूशन राइट साइड पे कोई आर्बिट्ररी वेक्टर लेने से एग्जिस्ट करता है, तो देन हम कहेंगे कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो v1 v2 v3 v4 ये R को स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी शो हो गया स्पैन कर रहे हैं, तो मैंने इधर डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मैंने सोल्व किया हुआ था, मैं इधर शो नहीं कर रहा, तो ये इसका सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी शो होगा कि ये स्पैन कर रहे हैं, और हमने पहले ये भी शो कर चुके हैं कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब सिंपली यही है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये बेसिस बना रहे हैं R4 की, ठीक है। ये स्टैंडर्ड, ये नेचुरल बेसिस नहीं है, वो हमने पहले पढ़ी थी। इसमें पहला फर्स्ट v1 जो वेक्टर है उसमें 1 0 0 0 होता है, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 एंड लास्ट में 0 0 0 1 होता है। अब ये भी बेसिस है, लेकिन ये कोई और बेसिस है। इसी तरह कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स हम 4 जिसमें वेक्टर्स लेते हैं R4 के लिए, अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन हम कहेंगे कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं बेसिस बना रहे हैं R4 की, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल थी। आज के लेक्चर की थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अभी तक हमने जो वेक्टर स्पेसेस स्टडी की हैं उसमें एक वेक्टर स्पेस ये भी है पॉलिनोमियल्स की वेक्टर स्पेस। हमने जनरली बात की थी Pn के लिए, जिसमें वो तमाम पॉलिनोमियल्स हैं, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स whose डिग्रीज आर लेस आर इक्वल टू n, Pn के केस में। अब ये 2 है P2, इसमें ऑब्वियसली वो तमाम पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी डिग्री मैक्सिमम 2 है या 2 से लेस है, ठीक है। तो ये P2 की बात कर रहे हैं, तो इसने हमारे पास वेक्टर्स इधर दिए हैं। show that the set s is equal to t square plus 1, डिग्री हाईएस्ट 2 है, यस P2 में आ रहा है ये, t minus 1 और 2t plus 2 is a basis for the vector space P2, ठीक है। अगेन हमने वही काम करना है, शो करना है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन है, v को स्पैन सॉरी P2 को स्पैन कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस क्योंकि हमारे पास P2 है, हमने ये शो करना है कि ये P2 को स्पैन कर रहे हैं। To show that S is a basis for vector space P2, we need to prove that S
The set S spans P2 and is linearly independent. So for this, let us suppose that V1 is equal to t square plus 1, V2 is equal to t minus 1 and V3 is equal to 2t plus 2. इनको नेम दे देते हैं, इसको V1, V2 and V3. ठीक है, जस्ट सिर्फ आसानी के लिए काम कर रहे हैं. लेट अस टेक एनी वेक्टर P2 फ्रॉम P2, दैट इज जनरली मैं ले रहा हूँ a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c. ठीक है, तो ये एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं, स्पैन शो करना है, क्योंकि ये पहले भी मैंने आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया था, उसमें भी a b c d या गैस वेक्टर्स मैंने लिए थे. इधर भी मैं ऐसे ही कोई वेक्टर ले रहा हूँ a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c. ठीक है, स्पैन शो करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना होगा वेक्टर्स को. यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं क्योंकि हमारे पास 3 कांस्टेंट होंगे. राइट साइड पे ये u वेक्टर रखेंगे. ठीक है, v1 v2 v3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे देखें लैम्डा 1 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी माइनस 1 प्लस लैम्डा 3 इंटू 2t प्लस 2. ठीक है, राइट साइड पे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. अब हमने ये काम करना है कि टी स्क्वायर वाले तीनों में से कोफिशिएंट है उसको लगा कर लेना, यानी कि सिर्फ टी स्क्वायर इधर आ रहा है ये, तो लैम्डा 1 टी स्क्वायर. ठीक है, फिर आगे टी वाले जो कोफिशिएंट है उसमें टी इधर भी आ रहा है और टी यहाँ पर भी आ रहा है, तो लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3. यस, लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इंटू टी, और लास्ट में ये वाले टी की पावर 0 वाले हैं कोफिशिएंट को लगा कर लेना है. इनके लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3, ये मैंने लिख दिया. ठीक है, राइट साइड पे एज इट इज वही रहेगा. अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू किसके आ गया, ए के, लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 विच इज इक्वल टू बी के. टी के कोफिशिएंट टी की पावर 1 के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एंड सिमिलरली टी की पावर 0 के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 विच इज इक्वल टू सी. अब आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा. लैम्डा 1 की डायरेक्टली हमें पता लग रहा है ए वैल्यू. ठीक है, अब हम इसमें लैम्डा 1 की ए सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको दोनों को सोल्व इन क्वेश्चंस को करेंगे. लैम्डा 2 की वैल्यू ये आ जाएगी ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, और लैम्डा 3 की वैल्यू सी प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4. अब हमने ए बी सी जनरली बात करते हैं, अब अगर कोई भी आर में से कोई वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो यही कंडीशन थी कि सेट एस की, कि ये स्पैन कर रहा है P2 को, तो हमने लिख दिया हैंस सेट एस स्पैन्स P2. ठीक है, ये तो शो हो चुका है कि एस सेट स्पैन कर रहा है P2 को, सॉरी. और नेक्स्ट अब हमने शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है. ठीक है, तो लिखा हुआ है टू शो दैट द सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वी फॉर्म दिस वन. देखें अगेन वही काम करेंगे, लेकिन इस बार हम राइट साइड पे कोई वेक्टर रखने के बजाय जीरो वेक्टर एक्चुअली रखेंगे. ये जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर इसको हम कहेंगे. पहले तो हमने राइट साइड पे यू लिखा था कोई वेक्टर जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 थी. ठीक है, यहाँ पर जीरो वेक्टर रखेंगे, तो फिर वही काम करेंगे. लैम्डा 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी माइनस 1 प्लस लैम्डा 3 इंटू 2t प्लस 2. टी स्क्वायर कोफिशिएंट लैम्डा 1 है, टी का इनमें सारे में से चेक करेंगे तो लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3, टी की पावर 0 का ये है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 विच इज इक्वल टू 0 टी स्क्वायर प्लस 0 टी प्लस 0. ठीक है, तो अगेन कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लैम्डा 1 0. ठीक है, तो लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इक्वल टू 0. लैम्डा 1 तो हमारे पास 0 आ गया. अब लैम्डा 2 1 सॉरी 0 यहाँ से इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रिजल्टिंग इक्वेशंस क्या बनेगी, माइनस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इक्वल टू 0. फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास लैम्डा 2 और लैम्डा 3 दोनों की वैल्यू सिर्फ 0 ही आएगी. ठीक हो गया, तो मतलब हमने शो कर दिया कि लैम्डा 1 भी 0 है, 2 भी 0 है, 3 भी 0 है. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स था जिसको हमने v1 और v2 और v3 के इक्वल सपोज किया था, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. स्पैन भी हम शो कर चुके हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट भी हमने शो कर दिया है. तो इसका मतलब क्या है कि सेट S इज अ बेसिस फॉर P2. P2 हमें पता है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स whose degree is less or equal to 2. ठीक है, तो हाँ यहाँ पर मैंने जनरली लिखा हुआ ये तो P2 की बेसिस है ना, यहाँ पर मैंने Pn की बेसिस लिखी हुई है. सेट ऑफ वेक्टर्स t की पावर n माइनस 1 अप टू t की पावर 1 और ये t की पावर 0 फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस Pn. ये Pn वेक्टर स्पेस है जो उसकी नेचुरल या स्टैंडर्ड बेसिस है. ठीक हो गया, ओके. जैसे हमने पहले R2 के लिए और R3 और Rn के लिए स्टैंडर्ड और नेचुरल बेसिस, एक्चुअली स्टैंडर्ड बेसिस हमने पढ़ी थी. इस तरह ये पॉलिनोमियल जो वेक्टर्स होते हैं जिसमें वेक्टर स्पेस ऐसी जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स होते हैं उसका जनरल उसकी बेसिस है ये वाली t की पावर n, t की पावर n माइनस 1 प्लस सो सॉरी
अप टिल टी की पावर 1 और टी की पावर 0 जो कि 1 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सब डायमेंशन की सिर्फ मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, ये इसके नोटेशन हम ये यूज करते हैं, डायमेंशन ऑफ वी। वी कोई भी वेक्टर स्पेस होगी, यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस में जितनी उसकी नंबर ऑफ बेसिस एक्चुअली हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस, उसकी बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं वो उसकी डायमेंशन होती है। जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देखें, इस सेट में ये P2 है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस ये 3 है। 3 क्यों है? क्योंकि P2 में 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल आ सकते हैं, जिनकी डिग्री 2 है, जिनकी डिग्री 1 है और जिनकी डिग्री 0 है, यानी कि सिंपल नंबर जो हम बोलते हैं 3 टू एनी कांस्टेंट जिसकी साथ t की पावर 0 आ रहा है। ठीक है, P2 की जो डायमेंशन है वो 3 होगी, क्योंकि इसकी जो बेसिस है उसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह जनरली अगर हम बात करें तो Pn की n+1 होगी, क्योंकि इसमें t की पावर 0 यानी कि पोलिनोमियल में t की पावर 0 भी वो भी पोलिनोमियल ही कंसिडर होता है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो n+1 है। बाकी Rn की उसकी n है। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा डायमेंशन से रिलेटेड था। ओके, तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।